गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम के लिए साइंस पोर्शन की सीरीज में हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? सेल, कोशिका। क्या है? कोशिका। ठीक है ना। देखिए, साइंस पोर्शन का टॉपिक आसानी से आपको याद हो जाएगा, लर्न कर सकते हैं आप, और ये बहुत वेटेज भी लेता है, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तुलना में ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान दे देंगे तो आपका ये पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दीजिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल, कोशिका। कोशिका क्या है? सेल इज फंडामेंटल, आधारभूत, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका, कोशिका जीवन की आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना। कोशिका जीवन की आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको हम जरा सा हिंदी में भी लिख दें, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। कोशिका जीवन की आधारभूत, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है ना। इकाई है। ठीक है ना। अच्छा, अब कोशिका जीवन के आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो कोशिका की खोज, कोशिका का अध्ययन तो किसने किया था? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है ना, स्टडी ऑफ सेल्स। और कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो कोशिका देखी थी वो डेड सेल्स थी। और किस प्लांट की थी? कॉर्क प्लांट की थी। ठीक है ना। कॉर्क की थी। कॉर्क का बोटेनिकल नेम पूछा जाता है क्यूरिकस प्लांट। क्या बोला जाता है? क्यूरिकस स्यूबर। क्यूरिकस प्लांट की उन्होंने डेड सेल्स को देखा था, तो वो डेड थी ना, ऐसे पूरी सेल्स डेड थी। ये बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन है, इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो क्रेडिट इन्हीं को मिलता है, फर्स्ट टाइम सेल इन्होंने ही देखा था। लेकिन वास्तव में लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा था? लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, HOCK। ठीक है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, HOEK है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मैं फिर से लिख दे रही हूँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। इन्होंने तो, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स को देखा था, इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। ठीक है ना। और लिविंग सेल्स में कौन सी, किसको देखा था? एक फिलामेंटस एल्गी था, स्पाइरोगायरा, उसको देखा था। स्पाइरोगायरा को देखा था इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है ना। अच्छा देखिए, जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और लेकिन ये साइटोप्लाज्म ठीक है ना। साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर है, लेकिन जो जीवन का स्टार्ट होता है, जहां जीवन की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। नाम ही इसका देखिए जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर के सारे स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में स्टडी करने से पहले, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, है ना, क्या क्या से ऑर्गन, कोशिकांग जितने होते हैं, उन सब के अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जीवन के लिए जो फ्लूइड्स आवश्यक है, दैट इज जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण किसने कहते हैं? पूछा जाता है ना, ये क्या पूछा जाता है? इसका नाम दिया था पुरकिंजे। कौन थे? पुरकिंजे। ठीक है ना।
प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कहती है? प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये डेंस होता है, फ्लूइड होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल लिक्विड होता है ना, और इसमें बहने का गुण पाया जाता है ना, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में यही जो हमने बताया कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, यही साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर एक मेन सेंटर होता है, जिसको सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है ना, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है और सेल के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये पूरे सेल के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हाँ है न्यूक्लियोप्लाज्म, और पूरे सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यही दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है ना, यही दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी जीवन की शुरुआत इसी प्रोटोप्लाज्म से होती है। प्रोटोप्लाज्म मतलब कि इसमें ये बाहर झिल्ली नहीं है, प्रोटोप्लाज्म है ये, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब इसमें झिल्ली लग जाएगी तो यही प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाने लगेगा? सेल कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? सेल। यानी कि इसमें मेम्ब्रेन अभी नहीं है। जब ये प्रोटोप्लाज्म है तो इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन। Without membrane, this is called protoplasm, and that include both the nucleoplasm and cytoplasm. And when it is confined with cell boundary, that is the membrane या फिर cell wall, and it is called as a cell. ठीक है ना? When protoplasm is confined by the cell boundary या फिर cell wall या फिर membrane, cell membrane, it is called as the cell. ठीक है? That is a fundamental unit. ठीक है? तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। तो दो भागे हो गए। चलिए अब प्रोटोप्लाज्म में पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किससे बना है? प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट जो है तो सबको पता है जल, जीवन का आधार ही है ना, वाटर। और वाटर की मात्रा, वाटर जो है इसका लगभग जो है, वाटर जो है उसमें जो है कुछ तत्व होते हैं, जैसे जल, जीव द्रव्य जो है उसमें वाटर है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। और वाटर की मात्रा लगभग 80% होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन आ जाए, प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य और न्यूक्लियर या केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? आप कहेंगे अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। और कितनी ये 81% होता है और ये लगभग 19% होता है, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना। ठीक, तो ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेल की। किसकी बात करते हैं? सेल की। तो सेल बताया हमने, है ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। उसके बाद क्या? सेल की खोज, सेल का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन उन्होंने डेड सेल्स में देखा था। क्यूरिकस स्यूबर कॉर्क सेल में उन्होंने देखा था। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को देखा था। और लिविंग सेल्स में कौन थी? एल्गी थी, शैवाल। और वो एल्गी क्या थी? एल्गी जो है वो स्पाइरोगाइरा थी, फिलामेंटस एल्गी रहती, तंतु रूपी एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, ऐसे फिलामेंटस एल्गी थी, स्पाइरोगाइरा, उसको देखा था, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, है ना,
न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका। अब सेल और सेल के अंदर का ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ द सेल्स, पार्ट्स ऑफ द सेल्स या पार्ट्स ऑफ किसी भी कोशिका के, कोई भी कोशिका, सिंपल सभी कोशिकाओं में यही होता है, तो पार्ट्स ऑफ अ सेल। सबसे पहले सेल को अगर देखेंगे तो सबसे पहले सेल में क्या होता है, सेल में एक बाहर भित्ति होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। अब यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, यही थोड़ा सा अंतर होता है। अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक और मोटी सी भित्ति होगी, एक और मोटी सी वॉल होगी, कवरिंग होगी, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, ठीक है ना। इसीलिए प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल प्लांट सेल में किसकी बनी होगी, सेल वॉल ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। और ये किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, पौधों में किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए बैक्टीरिया है तो सब में अलग अलग की बनी होती है, जैसे जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। अगर बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया भी प्लांट कैटेगरी में आता है ना, तो उसकी है तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग प्लांट सेल्स में अलग अलग कंपाउंड्स की अलग अलग कंपोजिशन रहता है इसका, हर प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हो गया। बीच में अब क्या होता है, कोशिका झिल्ली हो गई। ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी हिंदी में हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य। इसका मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर कोई चीज आएगी और जाएगी, इसका ये निगमन करती है, इसका रेगुलेशन करती है ना, क्या करती है, इसका रेगुलेशन करती है, निर्धारण करती है ना। और ये जो झिल्ली होती है किसकी होती है, लिपिड की बनी होती है, यानी लिपिड, और किसकी बनती है, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है ना। लिपिड और मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल होती है ना, यानी कि अंदर आने जाने वाले कणों का रेगुलेशन करती है, पदार्थों का रेगुलेशन करती है, और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं, है ना, अगर ये पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट होता है कोशिका झिल्ली में, तो आप कहेंगे यस, है ना। अब बात करते हैं दूसरा, तो पहला ऑर्गन था सेल वॉल, दूसरा था सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा हमारा आ जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है ये सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम के अंदर जो है, देखिए कोशिका, ये क्या होता है, सेंट्रोसोम एक ऐसे चमकदार संरचना होती है सेंट्रोसोम। ये क्या करती है, ये जब कोशिका का डिवीजन होता है, देखिए दो डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री, ठीक है ना। ये समसूत्री विभाजन और ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अर्धसूत्री में क्या होता है, कोशिका का जो क्रोमोसोम है वो आधा हो जाता है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो इससे जब दो कोशिकाएं बनेंगी तो 23 और 23 हो जाएगा। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। 46 क्रोमोसोम है तो जो दूसरी कोशिका बनेगी उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। तो ये एनिमल सेल में होता है, जो कोशिका में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ये क्या बनाता है, दो सेंटर बनाते हैं, कि दोनों सेंटर के अराउंड जो है वो कोशिका बनेगी। इसी सेंटर के अराउंड भाई एक केंद्र चाहिए ना, तभी तो एक चीज कहाँ से बटेंगे भाई, किसी चीज को आपको दो चीज में बांटना है तो आपको एक सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, वहीं से तो बांटेंगे। तो ये सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम जो है इसके अंदर एक सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल होता है। ये क्या करता है, इसी से ये केंद्र बनता है, और इसी केंद्र से कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो धुरी बनाती है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है ना।
चाहे समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है ना। अब इसके बारे में अभी हम डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या करती है? इसका क्या काम है? ये मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कोशिका है और कोशिका को, जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, हमारी बॉडी को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रदान करता है, आकार देता है, वैसे अंतःप्रद्रवी जालिका है। ये पूरा केंद्रक से लेके पूरी कोशिका में ऐसे 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 पूरी फैले रहती है ना, एक तरीके से ताने रहती है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ प्रदान करती है कोशिका को, ठीक है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? इसके कहीं कहीं इसमें जो है राइबोसोम्स स्टिक रहते, चिपके रहते हैं, है ना। तो ये दो तरह के हो गए, जब राइबोसोम्स चिपके रहेंगे, जब राइबोसोम से अटैच रहेगी तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम के बगैर रहेगी तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं ये, ठीक है ना। पूछा गया है आपके, देखिए ये सारी चीजें पूछी गई हैं। which one is rough endoplasmic reticulum is associated with what? It is associated, attached with ribosome, ठीक है ना। what happened when the कोशिका undergoes the mitosis? जब कोशिका माइटोसिस में जाती है तो क्या होता है? the number of chromosome is same, ठीक है। what happened when कोशिका, when cells undergoes meiosis? it number of chromosome get half, ठीक है ना। the centrosome is found only in animal cell, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल, है ना, परमिएबल, है ना, इम्परमिएबल। तो दैट इज सेमी परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम, यानी कि कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को आने देती है और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही जाने देती है, सब नहीं आ जा सकते हैं, है ना। ये सिग्नल होता है, बायोलॉजिकल सिग्नल होता है, जिसे सेल्स अलाउ करती है कि इस सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आना है और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाना है। दूसरा पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट फाउंड्स ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है ना। फंगी में अलग सेल मेम्ब्रेन, अलग स्ट्रक्चर, अलग कंपोजिशन होगा, बैक्टीरिया में अलग कंपोजिशन होगा, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, सबसे लंबी कोशिका है, ऑप्शन दिया रहेगा न्यूरॉन्स, ऑस्ट्रिच एग, बैक्टीरिया सेल, है ना, एल्गी सेल, एल्गल सेल्स। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल्स है या न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। इस तरीके से सेल में इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कम होते हैं, इनऑर्गेनिक ज्यादा होते हैं, है ना। अब लिखा रहेगा कि प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यस, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड दैट इज द कन्फाइंड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन से फ्लूइड जो कन्फाइंड रहता है, जो या सेल, द फ्लूइड दैट फिल्ड इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है वो क्या होता है? वो साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड्स होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। विच वन इज कंसीडर्ड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, है ना। और प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे, ठीक है ना। हक्सले ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, ठीक है ना। हक्सले ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, ठीक है ना। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना, who has first time seen the living cells? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग आएंगे, ठीक है ना, हम लोग किस पे आएंगे? राइबोसोम पे। राइबोसोम, अभी इसके आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज कराई जाएगी, है ना, इस राइबोसोम पे। तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले नाम ही से जान लीजिए, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, याद करने में भी आसानी रहेगी, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है ना। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था और इन्होंने जो है बाद
डिस्कवर तो राइबोसोम ब्राउन ने इसको देखा था, लेकिन नाम किसका आता है, क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट पैलेडे को, रॉबर्ट पैलेडे को, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, राइबोसोम्स जो है उसमें क्या होता है, ये जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन राइबोसोम्स, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन राइबोसोम्स। ये क्या होती है, ये जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आप क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं। ये 3 तरह की होती हैं, ट्रांसफर, आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आरएनए जो 3 तरह का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए, है ना। तो ये उसी में राइबोसोम उसी के साथ अटैच होती हैं और एक तरीके से क्या करती हैं, जो प्रोटीन की जो सीरीज लगती है वो राइबोसोम ही एक के ऊपर एक ऐसे अटैच होते हैं, फिर इस पे प्रोटीन की सीरीज लगती है, इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है 80S राइबोसोम और एक होता है 70S राइबोसोम। तो 80S वाला राइबोसोम क्या होता है, 80S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, सॉरी 80S राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, है ना, जिनमें की केंद्रक जो है वो झिल्ली द्वारा बंधा रहता है, कन्फाइंड रहता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है ना, उसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, वो झिल्ली द्वारा बंधा रहता है। तो एक अलग न्यूक्लियस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। तो एक इसमें मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, है ना, 70S और 80S राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, ठीक है ना। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच रहते हैं तो वो क्या करते हैं, तब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। जब ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम होती है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है, अल्टमैन ने की थी इसकी खोज, ठीक है ना, अल्टमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके बाद इसका नामकरण किसने दिया था, वेंडा ने दिया था। ये नेता ने पूछा जाएगा, बस इतना जान लीजिए कि अल्टमैन ने खोज की थी इसकी, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये पावर हाउस है, पावर हाउस है, जैसे पावर हाउस में बिजली उत्पादन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ बिजली प्रोडक्शन होता है कोल वगैरह से, उसी तरीके से यहाँ पे भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये हमारी कोशिका में का वो केंद्र है जहाँ पे जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीजें लेते हैं उससे एनर्जी प्रोडक्शन होगा, वो यही होगा। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। यानी 1 एटीपी, 2 एटीपी, 36 एटीपी, ऐसे करके 32 एटीपी, 36 एटीपी, ऐसे एटीपी बनती है, एटीपी के फॉर्म में। जैसे आप लेन देन करते रुपए के फॉर्म में, वैसे एनर्जी का लेन देन होता है एटीपी के फॉर्म में, दैट दीज आर एनर्जी पैकेट्स, है ना, ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं, ठीक है ना, इसी के फॉर्म में एनर्जी का लेन देन होता है, ठीक है ना। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है, इसमें अब एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, याद कर लीजिए, अभी पढ़ेंगे हम लोग सब चीजें, एक 1 by 1 सब पढ़ेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़ लीजिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। यही जब एडीपी हो जाएगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यही जब एएमपी हो जाएगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बस ये आपके लिए डाई, ट्राई और मोनो, ठीक है ना, एटीपी। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यानी कि जो वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, जिनमें जो है न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कन्फाइंड रहता है ना, उसमें जो है ये वेल डेवलप्ड रहती है, ये भी इनके, अच्छा इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर
डीएनए आरएनए होता है, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए कोशिका के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनका खुद का भी एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो खुद ही, उनके अंदर खुद ही डीएनए आरएनए वगैरह पाया जाता है ना, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें से एक है ना। एक तो कोशिका का अपना डीएनए आरएनए, फिर कोशिका के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स है जिनका अपना खुद का भी डीएनए आरएनए है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अब देखिए जब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो पावर हाउस ऑफ सेल्स है, और इसमें डीएनए आरएनए है, तो ये क्या है, ये कहते हैं कि सेल्फ, ये खुद बायोन्ट है, मतलब इसमें खुद ही ग्रो करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आप अगला पढ़िए, अगला क्या है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। अब गोल्जी बॉडी हम सोचे इसका नेक्स्ट, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे, और सेल ऑर्गेनल्स जो कोशिकांग है उनके बारे में पूरा कवर कर लेंगे। और ये इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, लास्ट में हम जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, और आप उसको याद कर लीजिए, और जो दिक्कत हो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।